तो 1 जनवरी 1909 से आपका सीसीपी लागू हुआ 1908। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 लागू कब से होगा? तो 1 जनवरी 1909 से। लास्ट अमेंडमेंट आपका अभी तक के लिए 1 जुलाई 2002 है, ठीक है ना। अमेंडमेंट जो लास्ट किया गया था वो क्या है आपका? 1 जुलाई 2002 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? 51 ऑर्डर है। आपसे स्ट्रेट अवे पूछा जाएगा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे? तो 51 ऑर्डर्स है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? 158। हाउ मेनी सेक्शंस आर अवेलेबल इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908? तो आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको 158 जो ऑप्शन होंगे उनको आप टिक करके आएंगे। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं? तो 11 पार्ट्स है। तो एक लाइन में आपका जो मेन क्वेश्चन जो बनता है वो इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन से ही बनता है। हो सकता है आपसे पूछ लेंगे कि एक्ट नंबर कितना है, तो आपका 5 होगा। डेट ऑफ इनैक्टमेंट, इनैक्टमेंट का मतलब होता है कि एक्ट कब पारित हुआ। आपका पार्लियामेंट में फाइनली प्रेसिडेंट के पास जो एसेंट टू द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो उसका डेट क्या था? 21 मार्च 1908, उसी दिन मुहर लगा था। लेकिन ये लागू कब से हुआ? ठीक है, तो आपका उसका लागू होने की तिथि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? 1 जनवरी 1909 है, ठीक है। ऑर्डर 51 ऑर्डर है, इसमें 158 सेक्शंस है और 11 पार्ट्स है। नेक्स्ट आपका आता है कि एक्ट होता क्या है? ये सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 क्या है? तो इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब समेकित, मतलब एक जगह किया गया, एकत्रित किया गया है। एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर, सिविल जुडिकेचर से संबंधित एक कंसोलिडेटेड लॉज बनाया गया है, रूल बनाया गया है, ठीक है ना, जो हम डिस्कस करते हैं किसमें? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इंपॉर्टेंट सेक्शन हमको जो इस आपको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में पढ़ना है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, दो ही सेक्शन पढ़ना है, ठीक है ना। आपको सारे सेक्शन नहीं पढ़ने। सेक्शन 1 आपका बताता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट, ठीक है। क्या बताता है सेक्शन 1 आपका? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। सेक्शन 2 जो है आपका डेफिनेशन के बारे में बताता है, ठीक है। तो यही दोनों सेक्शन आपका इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। रेस्ट आपका जो है वो इररिलेवेंट है, मींस आपके आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पढ़ना नहीं है। आपका मेनली क्या करना है? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट और डेफिनेशन ही पढ़ना है, ठीक है। चलते हैं सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। इन डिटेल में क्या पढ़ा है? इट इज कॉल्ड कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। इसको क्या कहा गया है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके ब्रीफ इंट्रोडक्शन में। फिर इसका डेट ऑफ इनैक्टमेंट क्या है? 21 मार्च 1908 है, एसेंट टू द प्रेसिडेंट। स्ट्रेट अवे में पूछा जाएगा आपसे कि आपका डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, तो आप क्लियर लिख के आगे 21 मार्च 21 मार्च 1988, सीधे 1908। डेट ऑफ इफेक्ट क्या है इसका? मींस डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है? 1 जनवरी 1909। याद रखेंगे कि जिस जो एक्ट है, एक्ट नंबर क्या है? 5/1908 है, लेकिन इसका जो लागू हुआ था वो जनवरी 1909 से लागू हुआ था। अमेंडमेंट जो है, लास्ट अमेंडमेंट 1 जुलाई 2002 को किया गया है। एक्सटेंट की बात करते हैं कि इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसके बाद पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये लागू होता था, लेकिन अब क्या है कि वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होता है। लेकिन किसको छोड़ना है? इट डज नॉट एक्सटेंड टू नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज और नागालैंड को छोड़कर ये सारे जगह मतलब पूरे इंडिया में ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 जो है आपका एप्लीकेबल है, ठीक है। तो क्लियर कट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 डज नॉट एक्सटेंड टू विच स्टेट। तो आप क्या कहेंगे? नागालैंड और ट्राइबल एरियाज अगर ऑप्शन है तो आप वो दोनों ऑप्शन दे के आएंगे। अगर नागालैंड दे रखा है तो नागालैंड ही होगा, ठीक है। ट्राइबल एरियाज मीन्स क्या होता है? ट्राइबल एरिया क्या होता है? अब ट्राइबल एरिया होता है जो वैसे टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर 21 जून 1972 were included in the tribal areas of Assam। मीन्स ट्राइबल एरियाज वैसा टेरिटरी है, वैसा क्षेत्र है जो 21 जून 1972 से पहले, डेट आप याद रखेंगे इसमें,
इसमें सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद रखने होंगे। तो 21 जून 1972 से पहले जो ट्राइबल एरिया ऑफ असम, असम के ट्राइबल एरिया में जो इंक्लूडेड थे वही आपके ट्राइबल एरिया होंगे। ठीक है, तो आपको डेट याद रखना है कि 21 जून 1972, और उस डेट से पहले जो असम के जुरिस्डिक्शन में जो आते थे उनको ट्राइबल एरिया माना गया है। ट्राइबल एरियाज का डिस्कशन किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ट्राइबल एरियाज को डिस्कस किया गया है। कहाँ पे, पैराग्राफ 26 शेड्यूल में। ठीक है, आपसे फिर एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ट्राइबल एरियाज इज डिस्कस्ड इन विच पैराग्राफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पैराग्राफ 20 रहेगा। हो सकता है आपसे शेड्यूल पूछ दे, तो 6 शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज का डिस्कस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सेक्शन 2 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशन हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद करने का मेरा पर्सनल अपना एक अनुभव के आधार पर मैंने अपना टेक्निक बनाया है। ठीक है, इसको कैसे हम पढ़ेंगे, ए पर्सन, एक्चुअली क्या है, टोटल कितने आपको डेफिनेशन है, 20 डेफिनेशन है। पहला क्वेश्चन जो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस कि सेक्शन जो 2 है, डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपका कितने डेफिनेशन डिस्कस किया गया है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में हाउ मेनी डेफिनेशंस आर डिस्कस्ड, तो टोटल नंबर ऑफ डेफिनेशन कितने होंगे, 20 होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म होता है। नेक्स्ट आपका है कि ईच एंड एवरी डेफिनेशन को हम लोग वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको शॉर्ट स्टोरीज के से हम लोग समझेंगे। ए पर्सन वेंट टू द कोर्ट, ए पर्सन एक आदमी है जो कहा गया, कोर्ट में गया। तो पहला जो आपका है कोड है, पहला क्या है आपका डेफिनेशन कोड को डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट आपका जो है नंबर बाय नंबर हमने मार्क कर रखा है, उसको आप पीपीटी को क्लियरली देखें और समझने की कोशिश करें और कोरिलेट करने की कोशिश करें। ठीक है, राइमिंग के साथ। तो ए पर्सन एक आदमी क्या है, वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद डिग्री लिया, डिग्री लिया में 2 नंबर है, डिग्री लिया, और डिग्री लेने के बाद क्या हुआ, वो डिग्री होल्डर हो गया, डिग्री होल्डर हो गया। तो 3 नंबर में आपका डिग्री होल्डर हो गया। उसके बाद क्या कहा गया, डिस्ट्रिक्ट में गया। 4 नंबर में क्या है आपका, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद 5वां नंबर जो है आपका फॉरेन कोर्ट है। 5वां नंबर डेफिनेशन सेक्शन 2 का जो 5वां है, 2 का 5 है, वो फॉरेन कोर्ट है। फॉरेन कोर्ट को हम कैसे याद करेंगे कि सिंस ये क्या है, नंबर क्या है, 5 है, तो एफ फॉर 5 और एफ फॉर फॉरेन। तो 5वां नंबर क्या हो जाएगा आपका, फॉरेन कोर्ट में गया। जैसे ही फॉरेन कोर्ट में जाएगा तो वहां क्या देगा, फॉरेन जजमेंट देगा। ठीक है, फॉरेन कोर्ट के बाद फॉरेन जजमेंट होगा। कोर्ट में गया, फॉरेन फॉरेन जजमेंट दिया, तो 6 नंबर का क्या होगा आपका, 2 का 6 क्या हो जाएगा, फॉरेन जजमेंट होगा। 7 में क्या है आपका, 7 में क्या है आपका, गवर्नमेंट प्लेडर है। तो इसको कैसे याद करें, गवर्नमेंट प्लेडर का मतलब होता है कि सरकारी वकील। ठीक है ना, तो 7 से याद रखेंगे, 7 से क्या होगा, सरकारी वकील। ठीक है, गवर्नमेंट प्लेडर। उसके बाद नेक्स्ट इसका 7 का जो सब सेक्शन है, 7 का सब सेक्शन है 7A। 7A आपका क्या है, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट का डेफिनेशन किसमें, 7(2) के 7A में डिस्कस किया गया, हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसको हर एक डेफिनेशन को हम नेक्स्ट आगे वाले स्लाइड में, अगले स्लाइड में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इसको याद करने का आपको टेक्निक में बता देता हूँ। 7B में आपको क्या डिस्कशन किया, इंडिया के बारे में बताया गया है। हाई कोर्ट का अब याद करने का क्या है कि हाई कोर्ट हमने 7A में क्या पढ़ा, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कहाँ सिचुएटेड होता है, इंडिया में। 8 में आपका जज है। ठीक है, हाई कोर्ट में क्या होता है, जज भी होता है। तो 8 में आपका जज है, जज क्या देगा, जजमेंट देगा, जज विल गिव जजमेंट। तो 9 में आपका जजमेंट हो गया। 10 में क्या हो जाएगा आपका, जजमेंट डेब्टर। जजमेंट डेब्टर क्या होता है, जिसके जिसके मतलब जो जिसके अगेंस्ट में जजमेंट दिया जाता है, चाहे फॉर में दिया जाता है, वो जजमेंट डेप्टर होता है, मीन कर्जदार हो जाता है। द पर्सन विल बिकम जजमेंट डेप्टर। तो जज क्या किया, 8 में जज जो है जजमेंट दिया, तो जजमेंट डेप्टर हो गया। नेक्स्ट 11 में जो है आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, ऑन बिकमिंग डेप्टर द पर्सन स्टार्ट सर्चिंग फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव और लीगल। जैसे ही कोई जजमेंट डेप्टर हो गया तो वो क्या करेगा, प्राइवेट वकील चुनेगा। तो 11 में आपका क्या हो जाएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल एडवाइस लेगा। 12 क्या होता है आपको, मीन प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब मीन प्रॉफिट को हम लोग डिटेल में पढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि 2 के 12 में, सेक्शन 2 के जो डेफिनेशन है उसके 12 में किसका डिस्कशन किया जाता है, मीन प्रॉफिट का। ठीक है,
13 क्या है आपका, मूवेबल प्रॉपर्टी है। इवेंचुअली रिजल्ट्स इन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे ही आप क्या करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे तो वो आपसे कुछ पैसा लेगा, मीन्स मीन प्रॉफिट लेगा, ठीक है ना। प्रॉफिट लेने के बाद आप क्या होगा, आपका जो प्रॉपर्टी है वो बिक जाएगा, ठीक है ना। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो 13 में डिस्कशन करते हैं हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी का। 14, 14 में क्या है, ऑर्डर है। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हम लोगों ने चुना वो ऐसा ऑर्डर लाएगा जो डिक्री नहीं होगा। तो 14 में उसी का डिस्कशन है। 14 में क्या डिस्कशन है, आपको वैसा ऑर्डर, सच काइंड ऑफ ऑर्डर विच इज नॉट ए डिक्री। 15 नंबर क्या है आपका, प्लेडर। 15 में क्या होता है, प्लेडर। पी फॉर 15, पी से 15 याद करेंगे और प्लेडर होगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करेगा, जो डेप्टर था, जजमेंट डेप्टर, वो फिर से एक वकील को चुनेगा। तो 15 में आपका प्लेडर होगा। अब यहाँ से 15 से लेके 20 तक ऐसे याद करेंगे, सिंपल है, पी क्यू आर एस स्क्वायर याद रखेंगे, ठीक है ना। पी क्यू आर एस स्क्वायर। पी से क्या हो गया 15 मतलब 15, पी से क्या हो गया 15, पी फॉर प्लेडर। तो 15 में प्लेडर हो गया। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक ऑफिसर, ठीक है ना। पी फॉर प्लेडर 15, फिर उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड 16, 17 में पब्लिक ऑफिसर हो गया। उसके बाद आर है, आर पर क्या हो गया, रूल्स। तो 18 में रूल्स हो गया। एस स्क्वायर मीन एस फॉर शेयर एंड 20 में हो गया साइंड हो गया, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया 1 to 20 आपका डेफिनेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, क्योंकि इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको इसी डेफिनेशन से ही पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। सेक्शन 2 जो पढ़े हैं पिछली स्लाइड में, उसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। जो कोड 1 है, कोड 1 क्या बताता है हमारा, क्या क्या बोले थे कि कोड 1 हमारा जो है वो याद किया था, कोर्ट में गया, ठीक है। तो कोड हो गया। तो कोड पहला जो होता है डेफिनेशन का 2 का 1, वो कोड बताता है। इट इंक्लूड्स रूल्स विच में आइदर भी प्रोसीजरल लॉ और सब्सटैंटिव लॉ। क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ हो सकता है या सब्सटैंटिव। आपको क्लियर पूछेगा कि कोड में क्या डिफाइन किया जाता है, तो आप क्लियर जवाब देंगे रूल को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। जो प्रोसीजरल लॉ हो सकता है या फिर सब्सटैंटिव लॉ हो सकता है, या फिर आपको ऑप्शन दे रखा हुआ कि प्रोसीजरल है या सब्सटैंटिव है या फिर दोनों है, तो आप दोनों ऑप्शन देके आएंगे, ठीक है। और कोड किसको डिफाइन करता है, रूल को। इट इंक्लूड्स रूल्स, क्लियर कट सीधा सीधी पूछा जाएगा आपसे कि कोड इंक्लूड्स क्या होगा, तो रूल, रूल करेंगे, ठीक है। डिक्री 2 आपका 2 में है, क्या है आपका, डिक्री है। क्या है, डिक्री। डिक्री क्या होता है, इट मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन वेयर नो अपील लाइज ऑन द ऑर्डर ऑफ डिक्री। डिक्री का मतलब समझे एक तरह से जो आपको डिस्कस किया जाता है, डिक्री का मतलब होता है जो जो हमको मिला, ठीक है ना। डिक्री होता है ना कि डिग्री, डिक्री मिल गया, जीत मिल गई हमको। कोर्ट में जनरली वर्ड इस्तेमाल होता है कि डिक्री मिल गया, तो वही डिक्री है, ठीक है। तो क्या होता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसका, एडजुडिकेशन का, जिसके अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं होता है। डिक्री मिल गया दैट मीन्स अगर अपील लाई करता है दैट मीन्स वो डिक्री नहीं कहा जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर किसी केस में अपील किया जा सकता है तो वो डिक्री होगा मीन्स, तो हम लोग कहें कि नहीं, वो डिक्री नहीं होगा। अब पढ़ते हैं, a decree of civil court determines the right of parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit, ठीक है। नेक्स्ट है, ए डिक्री कैन बी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। जो डिक्री हमको मिलता है कोर्ट से वो क्या होता है, प्रिलिमिनरी भी हो सकता है और पार्टली फाइनल भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, ए डिक्री कैन बी कॉल्ड प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होता है, जब when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of। सूट दायर करते हैं, जो जो वादी होते हैं वो सूट दायर करते हैं, तो उसके डिस्पोजल से पहले अगर किसी प्रकार का क्या है कि डिक्री प्रिलिमिनरी कब होगा, जब फर्दर प्रोसीडिंग इसका बाकी है, मींस कंप्लीटली डिस्पोजल इसका नहीं हुआ है, तो प्रिलिमिनरी होगा। अगर फाइनल डिस्पोजल हो गया, डिक्री मिल गई और फाइनल डिस्पोजल हो गया, दैट इज मींस ए डिक्री कैन बी कॉल्ड एज फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। कोई सूट दायर करता है और उसका डिस्पोजल हो जाता है, दैट मींस हम लोग डिक्री मिल गया। डिक्री शैल इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होता है, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। प्लेंट का मतलब होता है एक कॉपी, एक अपील जो कोर्ट में पेश किया जाता है, तो उसको अगर रिजेक्ट किया गया, रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट मींस प्लेंट जो है, कोई सूट दायर किया उसको प्लेंट बनेगा,
प्लेंट उसको पेश होगा क्या है कोर्ट में। अगर प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया गया दैट मीन्स उसका डिसीजन दे दिया गया, दैट मीन्स फाइनल हो गया, तो ये डिग्री कहा जाएगा। नेक्स्ट है द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144, ये भी डिग्री आता है। स्टेट अवे से पूछा जाएगा कि सेक्शन 144 में अगर कोई क्वेश्चन डिटरमाइन होता है तो वो डिग्री होगा या नहीं होगा, तो आप लोग देखे आएंगे ऑप्शन डिग्री होगा। डिग्री शैल नॉट इंक्लूड, ये आपसे फिर क्लियर पूछा जाएगा कि डिग्री कौन कौन चीज इंक्लूड नहीं करते हैं। तो एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। डिग्री किस चीज में, वैसा डिग्री वो उस चीज को डिग्री नहीं कहेंगे जिसके अगेंस्ट में अपील लाई करता है। मीन्स अगर अपील किया जा सकता है, कोई भी ऑर्डर दिया गया जज के द्वारा और उसमें अगर फिर अपीलेबल है, मीन्स अपील अगर कर रहे हैं, दैट मीन्स वो फाइनल डिग्री नहीं मिला। ठीक है। एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट, मीन्स बिना उसको पेशी के ही डिफॉल्ट में ही आपका डिसमिस कर दिया गया, तो वो भी डिग्री नहीं इंक्लूड होगा। क्लियर स्टेटमेंट आपका दे रखा होगा कि डिसमिसल फॉर एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट मीन्स डिग्री में आता है या नहीं आता है, इंक्लूडेड इन द डिग्री और नॉट। तो आप क्लियर लिखेंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट दे रखा होगा तो ये डिग्री नहीं होगा। ठीक है, am I clear? Please confirm to the chat box, am I audible and PPT is clear so that we can continue? Please confirm. Okay, let's continue. नेक्स्ट जो आपका आ रहा है थर्ड जो है, जो डेफिनेशन जो सेक्शन 2 का है उसका थर्ड आता है डिग्री होल्डर। डिग्री होल्डर का मतलब होता है इट कैन बी एनी पर्सन इन हुज फेवर ए डिग्री हैज बीन पास। मींस किसी के फेवर में अगर डिग्री पास हो गया तो उसको डिग्री मिल गई तो वो डिग्री होल्डर हो गया। और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एक्सक्यूशन हैज बीन मेड, एन ऑर्डर कैपेबल मतलब एक्सक्यूट कर, किसी भी ऑर्डर को एक्सक्यूट कर दिया गया फाइनली। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखेंगे कि नीड नॉट बी प्लेंटिफ मतलब वादी नहीं होना चाहिए। क्लियर लिखा रहेगा आपको कि डिग्री होल्डर नीड टू बी प्लेंटिव, नीड नॉट टू बी प्लेंटिव, तो आप ऑप्शन लेके आएंगे नीड नॉट बी प्लेंटिव। ठीक है, हमको कुछ वो समझना नहीं है कि क्या है, सिर्फ ऑप्शन देखेंगे कि नीड नॉट बी प्लेंटिव है तो डिग्री होल्डर के बारे में ऑप्शन देखे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिस्ट्रिक्ट होता है। It includes local limit of jurisdictions of the principal civil court of original jurisdiction herein after called the district court and includes the local limit of original civil jurisdiction of the high court। इसमें कुछ नहीं है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन है, मतलब डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसका जुरिस्डिक्शन के बारे में बताता है कि किस जिले में वो अवस्थित है, दैट्स इट। इसमें कुछ वैसा नहीं है, लेकिन इसका सेक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 2 के 4 में आपका क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। फॉरेन कोर्ट 5 में मैंने बता रखा है कि यो फॉरेन कोर्ट कैसा होगा, F फॉर 5 F फॉर फॉरेन। ठीक है ना, तो 5 में आपका फॉरेन कोर्ट होगा। तो फॉरेन कोर्ट होता क्या है, फॉरेन कोर्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि विदेश में जो कोर्ट होता है वैसा नहीं समझेंगे, लेकिन इंडिया के आउटसाइड मतलब इंडिया के बाहर वाले जुरिस्डिक्शन में जो भी होंगे, कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड, आप इसको बात को ध्यान रखेंगे, क्लियर लाइन दे रखा होगा कि कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू नहीं किया जाता है, एस्टैब्लिश नहीं होता है, लेकिन इंडिया के बाहर है। ठीक है, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो वो फॉरेन कोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फॉरेन कोर्ट में अगर जाएगा तो फॉरेन जजमेंट देगा, तो 6 नंबर में आपका फॉरेन जजमेंट है। तो इसका क्लियर लिख देंगे कि फॉरेन कोर्ट के द्वारा जो भी जजमेंट दिया जाता है वो फॉरेन जजमेंट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट साथ में क्या हो जाता है, साथ में था आपका सरकारी वकील। ठीक है ना, साथ में क्या था, सरकारी वकील, तो गवर्नमेंट प्लेडर हो गया। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो आप देखे होंगे जितने भी कोर्ट होते हैं वो स्टेट, उसका जो अथॉरिटी होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होता है, वही आपका सारा काम करता है, अपॉइंटमेंट वगैरह करता है। तो गवर्नमेंट प्लेडर जो है, सरकारी वकील जो हुआ, वो कौन होता है, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लेडर and any pleader acting under the directions of the government pleader। मींस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑफिसर्स नियुक्त किए जाते हैं,
या फिर गवर्नमेंट प्लेडर जो वर्किंग है वो अपना डायरेक्शन देके किसी को कार्यकारी आपका गवर्नमेंट प्लेडर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका हाई कोर्ट है जो 7A में डिस्कस किया जाता है। ये अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था हाई कोर्ट संबंधी कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का मतलब होता है उसका हाई कोर्ट कहाँ है, कलकत्ता में है। ये पिछले आईटी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन था कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हाई कोर्ट का मतलब होता है कि हाई कोर्ट सिचुएटेड इन कोलकाता, मीन हाई कोर्ट इन कोलकाता, स्टेट वे में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका हो गया इंडिया। 7B में आपको डिस्कस किया जाता है इंडिया के बारे में। इंडिया क्या होता है, इट मीन्स टेरिटरीज ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। याद रखेंगे अब जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, कब, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। एक्ट नंबर कितना था, 34/2019 था। जज, 8 में जज होता है, इट मीन्स क्या होता है, जज क्या होता है, 8 में जज है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो क्या होता है, आपका जज होता है। जज क्या करेगा, आपको जजमेंट देगा, तो 9 में आता है जजमेंट है। इट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर, ठीक है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर। जजमेंट डेब्टर मीन्स क्या होता है, इट मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए डिक्री हैज बीन पास्ड, मीन्स किसी पर्सन के अगेंस्ट में डिक्री अगर पास हो जाता है, डिक्री दे दिया जाता है और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एक्सक्यूशन हैज बीन मेड, तो वैसा लोग क्या कहेगा, जजमेंट डेब्टर। याद रखेंगे कि एक था डिग्री होल्डर, तो डिग्री होल्डर जो 3 में डिस्कस किया गया था उसको फेवर में डिग्री दिया गया है। इट कैन बी एनी पर्सन इन हुज फेवर डिग्री है, दोनों में अंतर है। सेक्शन 3 जो 2 का जो 3 है डिग्री होल्डर, उसमें था फेवर में आपको डिग्री दिया गया था, और जजमेंट डेप्टर क्या है, आपके अगेंस्ट में डिग्री दिया गया है। ये दोनों याद रखेंगे, ठीक है, इसका सेक्शन सब सेक्शन में याद रखेंगे। 2 का 10 में जजमेंट डेप्टर है। नेक्स्ट आपका आता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बताया थे आपको कि लीगल एडवाइस के लिए आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव की नियुक्ति होती है। इट मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन and includes any person who intermeddles with the state of the deceased and where a party sues or sued a representative character, the person on whom the state divorce on the death of the party so suing or sued। एक्चुअली देखिए लॉ का लैंग्वेज है थोड़ा टफ है, लेकिन हमको विशेष इसके डिटेल में नहीं जाना है। आपको सिंपल स्टेट अवे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंपली आपसे ये पूछा जाएगा कि सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है उसके सब सेक्शन 11 में किसका डिस्कशन किया गया है, स्टेट अवे पूछा जाएगा 2 के 11 में आपका। तो आपका ऑप्शन डिफरेंट रहेंगे, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ऑर्डर रहेंगे, मीन प्रॉफिट रहेंगे, तो आप ऑप्शन देके आएंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जहां जहां हमको लगा है, मुझे लगा है कि इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, वही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। मीन प्रॉफिट क्या होता है, मीन प्रॉफिट का डिस्कशन आपके सेक्शन 2 के 12 में किया गया है। It means such profits gained by wrongful possession of property along with the interest on such property। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। मीन प्रॉफिट हो सकता है कि आपसे पूछा जाए आने वाले अपकमिंग आईटी एग्जाम में कि मीन प्रॉफिट का डिस्कशन किसमें किया गया, सेक्शन 2 के 12 में किया गया। मीन प्रॉफिट होता क्या है मैं समझा दूं आपको कि जबरदस्ती किसी का संपत्ति को अपना अधिकार में ले लेना, आहरण कर लेना, कब्जा कर लेना, वो क्या कहलाता है, मीन प्रॉफिट होता है, ठीक है। जबरदस्ती हम किसी के प्रॉपर्टी को, किसी और के प्रॉपर्टी को आप कब्जा कर लेंगे तो वो आता है, वो कहलाता है मीन प्रॉफिट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लैंग्वेज में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि वेदर इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पे जो हम ऑब्टेन किए रॉन्गफुली, तो उस पे अगर प्रॉफिट कोई आया तो वो मीन प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो वो भी मीन प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट याद रखेंगे, बट shall not include profit due to improvement made by persons in the wrongful possession। इसका मतलब है कि अगर हमने जो कब्जा किया जबरदस्ती से किसी भी प्रॉपर्टी को, ठीक है, और उस पे हमने अपने पैसे से कंस्ट्रक्ट किया, कोई एक स्टोरी सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है और उसको हमने कब्जा कर लिया, उस पे एक दूसरा एक और बिल्डिंग हमने अपने पैसे से बनाया, तो वो मीन प्रॉफिट का पार्ट नहीं होगा, याद रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, एम आई क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी।
मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, सेक्शन 2 के 13 में डिस्कस होता है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। एक स्ट्रेट अवे आपसे पूछा जाएगा कि ग्रोइंग क्रॉप्स किसका पार्ट है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है। ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, सीधा याद रखेंगे। अब आता है 14 में ऑर्डर, ठीक है। 14 में क्या होता है, ऑर्डर। इट इज ए फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट ए डिक्री। आपको क्लियर रहेगा कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स आदेश होता है। तो इसको डिस्कशन पहला पहला क्वेश्चन बनता है कि ये किस सेक्शन, किस सब सेक्शन का पार्ट है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 2 के 14 में क्या है, ऑर्डर, ठीक है। और ये होता क्या है, तो क्लियर आपका रहेगा कि ऑर्डर का मतलब होगा कि डिक्री होगा, नॉट ए डिक्री होगा तो आपको क्लियर लिख के आना है विच इज नॉट ए डिक्री, जो डिक्री नहीं है वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर, ठीक है। अब आता है 15 में प्लेडर। हम बताए थे कि पी से प्लेडर, पी से 15, 15 से आपका प्लेडर होता है, ठीक है। इट मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर एंड प्लीड फॉर अनदर इन द कोर्ट। प्लीड जो मतलब वकालत करता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है प्लेडर। देखे होंगे आप लोग हाई कोर्ट में, कोर्ट में वगैरह क्या होता है कि जो वकील होता है उसी का नाम क्या होता है, प्लेडर कहा जाता है, ठीक है, जो प्लीड करता है। प्लेडर इंक्लूड्स, प्लेडर क्या क्या इंक्लूड करता है, एडवोकेट, वकील एंड एन अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट। आपको तीनों ऑप्शन दे रखा होगा कि प्लेडर क्या क्या इंक्लूड करता है, एडवोकेट करता है, फिर ये वकील लिखा रहेगा, एक अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट है। ऐसा एक लैंग्वेज दे रखा है, क्लियरली इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ है। आपको वर्डिंग सिर्फ याद रखना है कि एडवोकेट भी दे रखा है, आपका वकील भी दे रखा है और अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट भी दे रखा है। तो ये तीनों आपके क्या होंगे, प्लेडर को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आपका 16 में है प्रिस्क्राइब। इट मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। आपको याद करने का टेक्निक था PQRS² मीन्स प्लेडर प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक ऑफिसर रूल्स शेयर्स एंड साइंड। तो 16 में क्या है आपका, प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट 17 आपका आता है पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर होते कौन है भाई, इट मीन्स ए पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। जो नीचे दिए दे रखे हैं आपके 8 कैटेगरी हैं। तो पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स आर डिस्कस्ड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1900। आपका कितने होंगे, टोटल 8 कैटेगरी है। पब्लिक ऑफिसर के कितने कैटेगरी है, 8 कैटेगरी ऑफ पब्लिक ऑफिसर है। और पब्लिक ऑफिसर का डिस्कशन किस सेक्शन में किया जाता है, सेक्शन 2 में किया जाता है। सब सेक्शन क्या है, 17 है, ठीक है। इसमें कौन कौन होते हैं, आपके जज होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज होते हैं, कमीशनड और गजटेड ऑफिसर्स इन मिलिट्री होते हैं, एवरी ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस whose duty is to investigate or report on any matter of law or fact, to make, authenticate or keep any document, to make, charge or dispose of any property, to execute any judicial process, to administer any oath, to interpret, to preserve order in court. In addition to this, every person especially authorized by court of justice to perform service। इस कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा को जो भी ऑफिसर ऑथराइज होंगे वो सारे जो कोर्ट से रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे, आपके पब्लिक ऑफिसर कहे जाएंगे। एवरी पर्सन होल्डिंग एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन, किसी को कन्फाइनमेंट में भेजना है, ठीक है ना, जेल में भेजना है, तो वो अगर जो भी ऑथराइज ऑफिसर होगा, जो एम्पावर्ड होगा, वो भी पब्लिक ऑफिसर का काम करेगा। एवरी गवर्नमेंट ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंसेस मीन्स ऑफेंसेस मतलब अपराध को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए जो भी ऑफिसर नियुक्त है आपको, या फिर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए है, तो वो सारे पब्लिक ऑफिसर में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे डेफिनेशन है आपको पब्लिक ऑफिसर के, जो इसमें सिंपली क्या करना है, आपको रीड आउट कर देना है, ठीक है। और वैसा ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग पब्लिक ऑफिसर में आप देंगे। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है ऑफिसर के तो 8 कैटेगरी होते हैं, और जो पब्लिक ऑफिसर है उसका सेक्शन क्या है, तो 2 का 17 है, दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 18 आपका रूल्स है, ठीक है। तो सेक्शन 18 में आपको पूछा जाएगा कि रूल्स और फॉर्म्स दोनों होता है, क्या होता है, सेक्शन 18 में आपका रूल्स और फॉर्म्स दोनों होता है। कंटेंट इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेड अंडर द सेक्शन 122 और 125 स्ट्रेट अवे आपसे पूछा जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। इस 2 के 18 में आपका रूल्स है, ठीक है ना। और रूल्स ही नहीं, रूल्स और फॉर्म्स, रूल्स में क्या होता है, रूल्स भी होता है और फॉर्म्स, फॉर्म्स में डिफरेंट फॉर्म्स डिस्क्राइब्ड है, ठीक है। शेड्यूल कौन सा है आपका, फर्स्ट शेड्यूल में इसका है। और उसका सेक्शन कौन है, 122 और 125।
5, ये दोनों सेक्शन याद रखेंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखा होगा 122 दे रखा होगा ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में 125 होगा, ऑप्शन सी में होगा 122 और 125 बोथ होगा, सेक्शन मतलब ऑप्शन डी में क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो 18 के रूल्स, 2 के 18 में रूल्स है, रूल्स में सेक्शन 122 और 125 है, सिंपली याद रखेंगे। शेयर क्या होता है, शेयर इन एनी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, किसी भी निगम में आपका शेयर क्या है, हिस्सा क्या है। 19 में आपको शेयर डिस्कस किया गया है, इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक एंड डिवेंचर्स और बॉन्ड। शेयर कॉर्पोरेशन, शेयर इन कॉर्पोरेशन, स्टेट अभी आपसे पूछा जाएगा कि शेयर कॉर्पोरेशन के शेयर में कौन कौन चीज आते हैं, तो आपका स्टॉक है, ऑप्शन अगर दे रखा है तो स्टॉक दे दीजिएगा, डिवेंचर्स स्टॉक है तो डिवेंचर स्टॉक भी होगा, डिवेंचर्स होगा या बॉन्ड होगा तो वो भी आपको ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, साइंड, साइंड का मतलब होता है किसी चीज ऑर्डर पे साइंड हो गया, मीन्स दैट मीन्स आपको स्टाम्प्ड हो गया। सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लैंग्वेज में साइंड का मतलब होता है स्टाम्प्ड, मीन्स स्टाम्पिंग हो गया। ठीक है, सेव इन केस ऑफ जजमेंट और डिक्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस, कुछ इंपॉर्टेंट केस और लॉज है और जजमेंट दिया गया है। तो डॉक्टर रमेश वर्सेस जयपुरिया, एक केस है डॉक्टर रमेश वर्सेस जयपुरिया, इफ डिक्री इज इनवैलिड एंड हैज नॉट बीन हेल्ड टू बी गिल्टी। क्लियर आपको दे रखा होगा कि डॉक्टर रमेश और जयपुरिया का केस कौन सा है, चाहे हो सकता है आपको उल्टा पूछे कि इफ ए डिक्री इज इनवैलिड एंड हैज नॉट बीन हेल्ड टू बी गिल्टी, डिक्री इनवैलिड माना गया, डिक्री क्या किया गया, इनवैलिड करार किया गया, और जयपुरिया, डॉक्टर रमेश जयपुरिया की डिग्री इज इनवैलिड है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका जो केस था, लॉ केस था, सेलम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेलम बार एसोसिएशन और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में डिक्ट आया, जिसमें यह कहा गया कि सीपी, जिसके बारे में क्या डिस्कशन होता है, सीपीसी अमेंडमेंट 1999 एंड 2002 वेयर हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। मीन्स जो अमेंडमेंट किया गया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में, कब किया गया था, 1999 में, और लास्ट हमने बताया है कि 2002 में अमेंड किया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स संवैधानिक रूप से उसको वैलिड करार दिया गया। किस केस से, किस केस के जजमेंट के बाद, सेलम बार एसोसिएशन वर्सेस यूओआई। क्लियर स्टेट अभी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, किस केस में आपको, किस जजमेंट में आपको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया अमेंडमेंट को, सीपीसी के अमेंडमेंट 1999 और 2002 के अमेंडमेंट को वैलिड माना गया। तीसरा आपका है उत्तम कोठारी वर्सेस गौरी शंकर गलन। इसमें क्या है, आपका प्लेंटिफ कैन बी इंसिस्टेड अपॉन टू प्रूव हिज केस। इस प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी, उसको भी अधिकार है कि वो भी अपना केस के बारे में सिद्ध कर सकता है, मीन्स प्रूव कर सकता है, बोल सकता है। तो ये आपको स्टेट में पूछा जाएगा कि प्लेंटिफ कैन बी इंसिस्टेड अपॉन टू प्रूव हिज केस इन विच केस लॉ या फिर जजमेंट। तो आपको ऑप्शन देना होगा, आंसर देना होगा उत्तम कोठारी वर्सेस गौरी शंकर गलन।